जय हिंद दोस्तों। तो भारत की स्थिति और पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार की स्थिति, भारत की स्थिति और दुनिया की स्थिति, यानी कि दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनकी एक जो विचारधारा है और भारत अपने विचारों को किस प्रकार से इनके सामने रख रहा है, इसके बारे में एक छोटा सा जो मेरा विचार है, मैं उसके ऊपर आपके सामने एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। और मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। ये जो मैं है, ये मेरा एक पर्सनल अपना एक विचार है कि मतलब हम आने वाले भविष्य के लिए क्या विचार कर रहे हैं और मेरे राष्ट्र के लिए मेरी क्या विचारधारा है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको सीधी सीधी सी बात करते कि देखिए, सबसे पहले तो ये जो अटैक हुआ है इस पे जो एक रिलीजन का नाम लिया गया है। आपको कलमा आता है, आप मुस्लिम हैं, अगर कलमा नहीं आता है तो पैंट उतार के जो खतना होता है वो चेक किया गया है, उसके बाद गोलियां मारी गई है। तो क्या ये जो धर्म का युद्ध है, ये जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदुओं की है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम समाज की है, ये माइनॉरिटीज़ अब नहीं हैं। हालांकि भारत के अंदर में ये अभी भी माइनॉरिटीज़ बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि माइनॉरिटी में जैन, पारसी और यहूदी, हमारे देश में यहूदी भी रहते हैं और पारसी भी रहते हैं, जो कि रियल हकदार होते हैं। इस देश को सबसे ज़्यादा देते हैं पारसी लोग। पारसी लोगों ने जितना हमारे इस देश को दिया है उतना आज तक किसी ने नहीं दिया है, लेकिन उनको माइनॉरिटी में नहीं रखा गया है। अब आगे आते हैं जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है। मेन जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दो चीज़ों के बीच में है, हिंदू और मुसलमान का जो एक नाम आ रहा है। आज अगर हम इस चीज़ से ऊपर उठ के देखते हैं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहूँगा इस वक्त में कि हमारा देश इस छोटे से और इस एक घटिया तरीके से, इस घटिया सोच के बीच में उलझ के अपने आने वाले भविष्य को बर्बाद करें। जिसका मतलब है कि धर्म के नाम पे हम अपने देश को जलाने की कुछ भी इस तरह की कोई कोशिश नहीं करना चाहेंगे, और ना ही हम इस तरह की कोई बात करना चाहते हैं कि जिससे हमारे देश में इस तरह से कोई जो हमारा दुश्मन चाहता है हम उसके जो उसका जो इरादा है उसको कामयाब होने दें उसको इस क्षेत्र में। वो यही चाहता था कि हम हिंदुस्तानी लोग जो हैं, जो हम इतने सालों से मिल बांट के रह रहे हैं, जो हमारी हमारे देश में हो सकता है हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, हमारा आपस में हो सकता है छोटी मोटी बहुत चीज़ें हो जाती है, लेकिन हम इंटरनेशनल लेवल पे हमारा देश पहले है। इस चीज़ की, इस भावना को मैं सर्वोपरि रखते हुए आपसे ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं उलझना चाहता, और ना ही मैं अपने देश के लोगों से ये कहूँगा कि आप इस चीज़ को बढ़ावा दें। अब मेन पॉइंट है जो पीछे आते हैं हम, ये है रिलीजन्स को अगर टारगेट किया गया है, रिलीजन्स बेस पे अगर लोगों को मारा गया है, तो जो रिलीजन यूज़ किया गया है वो रिलीजन के लोग, यानी कि मुसलमान समाज के लोगों को अब अपने इस बैरिकेड को, यानी कि जो उनकी जो ये पद्धति है, जो अगर ये सच है कि अगर उनके रिलीजन में इस तरीके से दूसरे धर्म के लोगों के प्रति इस तरह की भावनाएं हैं और इस तरह से उनके धर्म में इस तरह की शिक्षा है कि हमको ये करना चाहिए और हमें इंसान से परे हट के अपने मज़हब के लिए ये करना बहुत मुमकिन है जहाँ से जन्नत मिलती है, तो इसका जो एक भ्रम है या ये सच है, इसको वो ही तोड़ सकते हैं, इसको हम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हमारी उस तरह की शिक्षा ही नहीं है कि हम उस चीज़ के ऊपर बात करें और हम उस चीज़ को लोगों को समझाएं, क्योंकि हमें तो उस चीज़ का अर्थ ही मालूम नहीं है कि वो चीज़ कैसी बताई जाती है या उसको शिक्षा देने का तरीका क्या है। तो हम उस चीज़ को नहीं डिफ़ाइन कर सकते या हम उस चीज़ को आपको नहीं समझा सकते। उस चीज़ को वही लोग समझा सकते हैं जो उस चीज़ को फॉलो करते हैं और जो उस चीज़ को पढ़ते हैं। अब यहाँ से पीछे चलते हैं कि इस समय भारत की स्थिति क्या है। भारत अभी बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव मूड में है, बदले की भावना है। मैं भी चाहता हूँ कि बदला लिया जाए, बदला लिया जाए उन 5 लोगों से नहीं, उन 5 लोगों से हटके जिन्होंने इन 5 लोगों को ट्रेन किया है, जहाँ से इनकी जड़ें निकलती है, इनको ज़मीन से उखाड़ कर धूप में सुखाने के लिए रख देना चाहिए। और इतना दुख आने वाला टाइम मई का चल रहा है और इतना कड़कती धूप में ऐसे रख दो कि इनकी जड़ें ऐसी सूख जाए कि दोबारा अगर बरसात भी आए तो ये फिर से ज़मीन में अपनी पकड़ न बना पाए। तो ये कैसे हो सकता है? इस पे जो
मेरा जो विचार है वो कैसा है, वो ये है कि हमें पाकिस्तान को इतना डिप्लोमेटिक तरीके से, डाइनिंग टेबल बोले तो बायलैटरल मीटिंग के उसमें हमारे साथ वो टेबल पे बैठे और प्रेशर हमारा इतना हो कि कंडीशंस भी हमारी हो। मैं समझ रहा आप क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतना प्रेशर उसके ऊपर बनाया जाए कि जब वो टेबल पे बैठेगा तो उस वक्त भी कंडीशन जो होगी वो हमारी होगी। अगर सिंधु इंडस वैली की जो सिंधु हमारी जल संधि थी, तो अगर जब हम उसको अगली बार हमारे साथ टेबल पे बैठेगा तो जो हम उसको 80% देते हैं उसमें हम 100% अपनी प्रायोरिटी पहले रखेंगे। हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। ये मेरी एक डिप्लोमेसी की एक बात है कि हम अपने हिसाब से अपनी शर्तें रखेंगे। दूसरी चीज़ है कि हमारे पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड वॉर वगैरह है, देखिए पाकिस्तान के साथ हमारी जब से हमने कश्मीर में 370 हटाई तब से हमारी उनके साथ कोई ट्रेड डील थी नहीं। लेकिन भारत फिर भी शांति से, दोनों तरफ हमारे राजदूत थे, लोग आ जा रहे थे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान में हेल्थ इश्यूज़ के लिए जो हॉस्पिटल्स हैं वो किसी भी मुसलमान ने या पाकिस्तान की सरकार ने आज तक इतना बड़ा बनाया नहीं कि वहाँ सबसे अच्छा इलाज हो सके। 1947 में गंगाराम जी जो हिंदुस्तानी हिंदू हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया था गंगाराम। वो आज तक भी वही एक हॉस्पिटल है जिसका नाम चीन हॉस्पिटल है, जहाँ पर आज बेहतर इलाज होता है उस समय से लेकर आज तक। वरना दूसरा कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है पाकिस्तान में जो बेहतर इलाज करता। वो लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, छोटे पैरालाइज जैसी बीमारी के लिए भी हिंदुस्तान आते हैं। तो भारत सरकार फिर भी ये चीज़ें रख रही थी कि चलो लोग आए, इलाज करवाए, यहाँ सस्ता होता है। लेकिन पाकिस्तान अपनी उन हरकत से बाज नहीं आया। तो ये एक पहला स्टेप था कि हमने प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान का वीज़ा बंद कर दिया। तो अब जो आम नागरिक है, जो लंदन, मिडिल ईस्ट में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान ये पूरा एक ऐसा क्षेत्र है जिसने तरक्की नहीं की है, सिर्फ मजहबी तौर पे अपने ही लोगों को बर्बाद किया है। हालांकि परिवर्तन होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। जितना उनके पास तेल था उस तेल से वो अपने एजुकेशन से पूरे माहौल को बहुत सही कर सकते थे, मगर उन्होंने किया नहीं। क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये मानसिक युद्ध नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा युद्ध है। इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। तो अब इनको जाना पड़ेगा यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ, जहाँ पर आपको पता है कि यूरोप और इधर के कंट्रीज़ में हेल्थ जो इंडस्ट्री है, ये जो स्ट्रक्चर वगैरह है बहुत बेहतर है, हमसे इंडिया से भी बेहतर है, मगर बहुत महंगा है। वहाँ के खुद के लोगों को इलाज के लिए महीनों महीनों भर तक परमिशन लेके बैठा पड़ता है, तब जाके उनको इलाज के लिए टाइम आता है। तो हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हमने ये ट्रीटी बंद करके बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता हूँ कि इसको 1 साल तक अगर आप बंद रखते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जब खुद सड़कों पे आएगी तब जाके इनको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की वैल्यूज़ क्या है। ये मेरा थॉट है। तीसरा थॉट है कि जो चाइना है, वो हम चाइना के साथ जो एक बहुत करोड़ों रुपए का जो डील करते हैं, या हमारा जो उनसे बिजनेस ट्रेड वॉर है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इसको कम करते हैं तो जो पाकिस्तान को चाइना की तरफ से जो बैकिंग सपोर्ट मिलता है वो कम हो जाएगा इस चीज़ को लेके, कि चाइना ये समझने लग जाएगा कि हमारे देश के अंदर में जो मेक इन इंडिया है उसको इतना इम्पोर्टेंस दी जाए कि चाइना अपने जो उसका जो एक ये बैलेंस है कि इंडिया के साथ ट्रेड करने के बाद वो पाकिस्तान को फंड करता है, तो वो उसका ऑलरेडी बंद हो जाएगा। और वो हम जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं वो कम हो जाए, तो चाइना बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान के साथ बिजनेस डील करता है उसको फंड करता है, ऑब्वियसली ये बिल्कुल भी कम हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान चाइना के कर्जा, एक बार के लिए पाकिस्तान उसके कर्जे में इतना डूब जाएगा कि चाइना को पाकिस्तान का कुछ काम नहीं रहेगा, यूजलेस हो जाएगा वो। फिर पाकिस्तान को हिंदुस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अब जो चौथा पॉइंट था मेरा वो था, पाकिस्तान ने हमारे साथ जो एक ये किया है कि उसने हमारे जो एयर स्पेस है, पाकिस्तान ने हमारा एयर स्पेस बंद कर दिया है, सबको पता है। एयर स्पेस क्या होता है कि मिडिल ईस्ट और इस यूरोप कंट्री में जाने के लिए जो हमारे जो प्लेन होते हैं ये पाकिस्तान के ऊपर से उड़ के जाते हैं, उनका एयर स्पेस यूज़ करते हैं। तो वो हमारे लिए एक सीधा रूट था, मगर अब हमको थोड़ा गुजरात से होते हुए समुंदर के रास्ते मिडिल ईस्ट जाएंगे हम लोग सी पेस वाले से, तो वो रूट थोड़ा लंबा हो जाता है और उसमें किराया भी बढ़ जाता है। ठीक है। तो उसमें देखिए उसमें हमारा क्या नुकसान हुआ है कि हमारे जो बिजनेस लोग हैं वो जाएंगे,
उसमें हमारा खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन पाकिस्तान की एयर स्पेस से जो एयर एजेंसी जो उनको टैक्स देती थी, उनकी वो कमाई बंद हो गई है। उन्होंने अपने आप को ही बर्बाद कर दिया है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान सोच रहा है कि मैं बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इस तरफ की जो कंट्रियां हैं, थाईलैंड वगैरह, जहाँ इनके लोग जाते हैं, तो वो रूट इंडिया से होके जाता था। तो जाहिर सी बात उन्होंने बंद किया, तो इंडिया ने भी बंद किया, तो उनको भी उनका रूट्स और ज़्यादा लंबा हो गया। हमारे कंपैरिजन में उनका रूट्स ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि चाइना एक ऐसा कंट्री है कि चाइना किसी का सगा नहीं है। चाइना को एक बहुत चाइना वैसे भी 245% का टैरिफ अमेरिका ने जो लगाया उसके ऊपर, उसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा लचक खा गई है। अब पाकिस्तान जो चाइना का जो स्पेस है, एयर स्पेस, चाइना की जो रूट्स लाइन है, अगर पाकिस्तान चाइना के ऊपर से जाता है तो चाइना बहुत ज़्यादा टैक्स पे लगा देगा पाकिस्तान के ऊपर, एयर जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं। और चाइना को सबसे पहले ये भी पता है कि पाकिस्तान की जो एयरपोर्ट्स हैं, या जो उनके एयरपोर्ट्स के जो प्लेन चलाने वाले जो लोग होते हैं, पायलट, वो अनट्रेन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड होते हैं। क्योंकि पिछले हिस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ों में ये ब्लेम आ चुका है कि पाकिस्तान के जो पायलट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनएजुकेटेड होते हैं और रेडिकलाइजेड होते हैं। रेडिकलाइज मतलब कि धार्मिक तौर पे इस तरीके से बहुत ज़्यादा धर्म के प्रति उनका जो एक झुकाव होता है वो होता है। तो हो सकता है कि कल के दिन अगर ये लोग किसी भी तरह से रेडिकलाइज हो सके, तो जब ये चाइना के ऊपर से जा रहे हैं, तो जो ये चाइनीज़ मुस्लिम के ऊपर जो अटैक करने का कोशिश करते रहते हैं, उनको दबाने का कोशिश करते रहते हैं, तो हो सकता है कि वही प्लेन उस क्षेत्र में जाके संघाई में, चाइना का बीजिंग में कहीं भी क्रैश कर सकता है। ये होने की संभावना ज़्यादा है। अगर भारत की सरकार इस चीज़ को चाइना को एक बताए कि भाई देखो, तुम भले ही इस टाइम पे उनको सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में ये हो सकता है। क्योंकि जो पाकिस्तान और ओसामा बिन लादेन मिलके अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक कर सकता है, उनके लिए चाइना तो बिल्कुल एकदम पड़ोसी मुल्क हो जाएगा। तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को चाइना को एक्सप्लेन करें। मैं रहता तो मैं डिप्लोमेसी के तहत इसको बिल्कुल भी एक पॉइंट रखता कि, और ये इतना बड़ा स्पेस है, चाइना को पूरा क्रॉस करने में पाकिस्तान जो है पूरा, मुझे लगता है कि पूरा दिन चला जाएगा, इतनी लंबी उनकी जो स्पेस है। यहाँ चाइना बहुत बड़ा देश है। तो अगर मान के चले कोई चाइना में अंदर कोई पायलट को कोई रेडिकलाइज करता है कि चाइना हमारे लोगों के ऊपर जुल्म करता है, जो कि कर रहा है, मस्जिदें तोड़ के क्या बना रहा है, और हमारे लोगों को नमाज़ें नहीं पढ़ने देता है, रोज़े नहीं रखने देता है, तो जैसी भावना अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों के प्रति उनकी है, अगर चाइना के प्रति जाग जाए, है ना, और गाज़ा के मुस्लिम लोगों के प्रति अगर ये भावना है, तो अगर ये चाइना के मुस्लिम लोगों के प्रति जाग जाए, तो ऑलरेडी वो लोग उस रूट को यूज़ कर रहे हैं, तो उनको किसी भी तरीके से एक प्लेन क्रैश करने में बिल्कुल भी कुछ हर्ज नहीं होगा। ये चाइना के लिए एक थ्रेट है और इंडिया इसका एक यूज़ कर सकता है अपनी डिप्लोमेसी में। अब ये डिप्लोमेसी में ये एक एयर स्पेस की वॉर है, इसका बेनिफिट और नुकसान दोनों आपको समझा दिया है। ठीक है, अब आगे चलते। एक है डेटा वॉरफेयर। डेटा वॉरफेयर मैं आपको बताता हूँ। डिजिटल डेटा वॉरफेयर जो है वो हमारे लिए भी नुकसानदायक है। हमारे लिए इसलिए नुकसानदायक कि हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश की सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे देश का जो डेटा भी है वो दुनिया के आधी पॉपुलेशन से ज़्यादा डेटा हमारे देश का है। ठीक है, तो अब जो आपने अभी देखा होगा कि बॉर्डर पे बहुत सारी चीज़ें, आप इस चीज़ को, गेम को समझिए। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। बॉर्डर पे आप देख रहे होंगे कि बच्चे पाकिस्तानी हैं, उनकी माँ हिंदुस्तानी है। किसी का बाप पाकिस्तानी है, उसकी माँ हिंदुस्तानी है और बच्चे पाकिस्तानी हैं। किसी की माएँ पाकिस्तानी हैं, बच्चे हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और बच्चों के पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप है, लेकिन माँ जो है वो जो उसका बाप है या कोई ना कोई एक हिंदुस्तानी है। मतलब ये आज तक मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा ये इंडिया की जो एजेंसी है ये इस चीज़ को क्रैक कर पाई है। मुझे ये लगता है कि ये एक प्लान्ड है, ये एक वॉर करने के लिए, एक जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये उसको यूज़ करने के लिए ये फार्मूला यूज़ किया गया है। अब आप कहोगे कि इसमें हर कोई तो नहीं होगा, बिल्कुल इसमें हर कोई नहीं होगा, लेकिन इसमें जो भी होगा वो इस चीज़ का बेनिफिट उठा रहा है।
अब जिन लड़कियों की शादी पाकिस्तान में हुई है और उनके बच्चे पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो इंडिया में आते हैं, साल साल भर का वीज़ा रखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ से फिर चले जाते हैं, तो इस दौरान वो अगर भारत सरकार के साथ मतलब मान के चलिए भारत की कोई इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं या भारत की कुछ ऐसी जानकारियाँ, इस तरह की डेटा उनको कोई, अब जाहिर सी बात है कोई किसी का अगर वो रिश्तेदार है, बेटी है, कुछ है, तो अगर वो उसको सपोर्ट करे इस चीज़ में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फैमिली मेम्बर एक भावना से जुड़ा हुआ होगा, वो कर सकता है, धर्म के नाम पे भी कर सकता है। और जो लड़के लोग हैं, मान के चलिए कोई मुस्लिम लड़का है, पाकिस्तान की लड़की से शादी हुई है, अब लड़की पाकिस्तानी है, लड़का हिंदुस्तानी, शादी हो गए, बच्चे पाकिस्तानी, लड़का अभी भी हिंदुस्तानी है, तो अब वो अपने बच्चों से मिलने के लिए उसको पाकिस्तान के आईएसआई यूज़ करे कि भाई देखो तेरे बीवी बच्चे तो यहाँ हैं पाकिस्तान में, अगर तू हमको ये काम करके नहीं देगा तो हम तेरे बीवी बच्चों को मार देंगे, तो वो लड़का क्या करेगा? आप गेम समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लड़के ने पाकिस्तान से शादी की लड़की से, बच्चे हुए वहाँ, ठीक है, अब जब बॉर्डर बंद हुआ है तो अब जो हिंदुस्तानी यहाँ रहेगा, तो आईएसआई के लोग हमने यहाँ से अगर मान के चलो भगा दिए, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग करेंगे ब्लैकमेल। अब किसको? इस लड़के को। वो कहेंगे भाई तेरे बच्चे मेरे पास है, तेरी बीवी मेरे पास है, अगर तू हमको ये काम करके नहीं देता है तो तेरे बीवी बच्चों को हम मार देंगे। ये होता है रियल में, आईएसआई ये करेगी, पाकिस्तान की आर्मी ये करेगी, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अब जो लड़कियां, ये आपने देखा कुछ लड़कियां कह रही थी कि हिंदुस्तान मेरा मायका है, पाकिस्तान मेरा ससुराल है, मैं कुछ नहीं बोल सकती, यानी कि वो स्टैंड नहीं ले पा रही है कि वो किसकी तरफ है। प्रॉब्लम क्यों है ऐसा? बच्चे, एक फैमिली का जो इमोशन होता है ये इंसान को कमज़ोर बनाता है, और फिर जब बच्चों के साथ रहने लगता है इंसान तो एक धार्मिक चीज़ें अपने बच्चों को सिखाता है, जिस धर्म में वो है उस धर्म की चीज़ें सिखाता है। हर धर्म में ये होता है कि बच्चों को अपना धर्म सिखाया जाता है, धर्म से ही बच्चों को बड़ा किया जाता है, तो इमोशनल टचमेंट बच्चों के साथ भी है, धर्म से भी है। तो अब जो लड़की यहाँ है, बच्चे हैं पाकिस्तान में, उसका मन तो पाकिस्तान जान करेगा, तो पाकिस्तान के लोग अब इनको कैसे यूज़ करेंगे? जो मैंने आपको कहा, इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करेंगे इनको। या तो आप इनको अब स्लीपर सेल्स बोल लीजिए, और इनको आप स्लीपर सेल्स बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये अब उसी तरीके से काम करेंगे। ये महाराष्ट्र में है, भारत के किसी भी कोने में हो। अब यहाँ से आगे चलते हैं, ये रिलेशंस आप समझ गए। यहाँ पे बॉर्डर का जो सिनेरियो है, पासपोर्ट वीज़ा रद्द करने का, और मैं ये भी नहीं चाहता कि ये लोग यहाँ रहे, जो पाकिस्तानी लोग हैं ये यहाँ रहे, क्योंकि इसका सीधा फंडामेंटल अभी रिलेशनशिप से नहीं है, इसका सीधा फंडामेंटल है इन्फॉर्मेशन से। यहाँ रहना, यहाँ के साथ यहाँ रह करने के बाद कोई लोग अगर यहाँ 1 साल है, तो अगर वो किसी जगह काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जो मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का ये एक लिंक यहाँ पर भारत सरकार के सामने आ गया। सरकार को इस पॉइंट पे भी डिस्कस करना चाहिए। एक और पॉइंट्स आया है जो कि है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन पीछे अच्छे थे, आने वाले समय में ख़राब कर दिए मोहम्मद यूनिस ने, ठीक है। अब वहाँ पर जो आईएसआई ने जो काम किया है वो ये किया आईएसआई ने कि जो बॉर्डर पे क्रॉसिंग हो रही है उसमें उन्होंने अपने लोगों को बांग्लादेश भेजा है। देखिए पाकिस्तान से लोग, जो मुस्लिम समाज के लोग थे, पाकिस्तान के जो लोग थे, वो सीधा वीज़ा लेके आ रहे हैं, भारत सरकार की नज़र में है, वीज़ा लेके आ रहे हैं या किसी तरह से क्रॉसिंग करके नहीं आ रहे। बांग्लादेश का आधा पॉपुलेशन भारत के अंदर में इलीगल तरीके से आया हुआ है। बांग्लादेश पाकिस्तानी लोग बांग्लादेश गए, आईएसआई के साथ जो काम करते होंगे वो लोग इलीगल इमिग्रेशन वालों के साथ भारत के अंदर एंटर किए। उनका भारत सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। जब भारत सरकार के पास किसी बांग्लादेशी का डेटा नहीं है तो उसमें से कौन सा आईएसआई का आदमी है, कौन सा पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रहा है, कौन सा आदमी क्या प्लान कर रहा है, कौन सा आदमी क्या कर रहा है, तो सरकार को कैसे पता चलेगा? यहाँ पर सरकार बहुत बड़ा फेलियर कर रही है। मेरा सरकार से ये है कि भाई एनआरसी लगाओ ना लगाओ, ठीक है। ये बांग्लादेशियों को, इन रोहिंग्याओं को आप या तो एक सेपरेट जगह पे रखो जिस तरह से भेड़ बकरियों को रखते हैं, क्योंकि ये बाहर घूमेंगे, ये हमारे लिए किसी तरह का सुसाइड बॉम्बर ही है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। देखिए यहाँ आप भारत में देखेंगे, आप अगर किसी रोड पे भी चलेंगे तो एक रोड के बाद एक मंदिर मिलेगा, एक मस्जिद मिलेगी, एक चर्च मिलेगा। अगर कहीं भी एक सुसाइड बम्बर फटेगा तो आदमी मरेंगे, वो रिलीजन आपको देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, वहाँ पे हर तरह के लोग मरेंगे। और ये लोग ये सब कांड करने के बाद, इस तरह की घटनाएं करने के बाद, ये लोग
थैला भी नहीं उठाएंगे, ऐसे ही भाग जाएंगे जहाँ से आए हैं, समझे। और यहाँ पर कौन मर जाएगा? हमारे लोग मर जाएंगे। आज भले ही ये हमारे मुस्लिम समाज के लोग ये कहे कि दुनिया का मुसलमान कहीं भी रहे, ये हमारा भाई है, ब्रदरहुड है, तो आपको ज़्यादा पीछे नहीं जाने का, आपको 35 साल पीछे जाने का। 1971 से पहले 1965 और 1970 के बीच के जो 5 साल है, आपको इसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ, उनकी बहन बेटियों के साथ क्या किया, ये हिस्ट्री आपको देखनी चाहिए। बांग्लादेश में लेडीज़ लोगों के साथ कितना बुरा जेनोसाइड हुआ, ये पाकिस्तान के आर्मी ने किया, ये बांग्लादेश का बच्चा बच्चा जानता है। और अभी एक भी जनरेशन नहीं गई है, यानी कि अभी 35 साल के अंदर में एक जनरेशन या एक पीढ़ी ख़त्म नहीं होती है। हमारा पाकिस्तान के बीच में अभी मुझे लगता है कि हमारी एक जनरेशन ख़त्म हुई, क्योंकि 1947 में जो लोग पैदा हुए होंगे, जो उस समय 1940s के टाइम पे पैदा हुए, वो जनरेशन अभी 90s या 70-80 साल की है, यानी कि हमारी अभी वो जनरेशन भी जिंदा है। और अब ये अभी एक ही जनरेशन, हम तीसरी जनरेशन में हैं, यानी कि वो हमारे दादा लोग ही हो गए, वो लोग हमारे वो जनरेशन जो उस समय पैदा हुई थी। तो हमारी अभी तीसरी जनरेशन है। बांग्लादेश अभी बना ही है 35 साल, यानी कि बांग्लादेश तो अभी यंग है। और इतनी यंग एज में बांग्लादेश ये भूल गया है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया है। तो यहाँ पर जो एक सोच होती है, एक पाकिस्तान भी तो इस्लाम के नाम पे बना था, और दोनों जाहिर सी बात है, ये भी पाकिस्तान था, वो भी पाकिस्तान था, दोनों इस्लाम के नाम पे था। तो लेकिन जेनोसाइड कितना बुरा हुआ है, यहाँ पर रिलीजन मायने नहीं रखा उनके लिए। पाकिस्तान की आर्मी के लिए वो उन औरतों का, उन लेडीज़ लोगों का रिलीजन मायने नहीं रखा, उन बच्चों का, उन बेटियों का रिलीजन मायने नहीं रखा है। वो तो भारत सरकार ने, भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये जो किया, उसके बाद जो बच गए, वरना ये ख़त्म हो जाते उस समय। तो वो बांग्लादेशी लोग इतने जल्दी अगर इतने बड़े जेनोसाइड को भूल जाते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं फिर, ठीक है। अब हम इस बांग्लादेश को इस समय हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये हमारे लिए तो खतरा है ही, ये अपने लोगों के लिए भी खतरा है। बांग्लादेश हमारे लिए खतरा है, ये बात नहीं है, लेकिन बांग्लादेश सबसे पहले अपने लिए ही खतरा है। जो कौम अपना जेनोसाइड, अपना अस्तित्व भूल सकती है सिर्फ 35 साल में, यानी कि अभी एक पीढ़ी चल रही है, अभी 35 साल में एक पीढ़ी ख़त्म नहीं होती है। एक पीढ़ी ख़त्म होने के लिए कम से कम 100 साल लगते हैं। अभी 35 साल हुए हैं, मतलब कि अभी तो जख्म ऐसे हैं कि मतलब हो सकता है कि उस टाइम की कुछ वो औरतें जिंदा भी हो, अभी जिनके साथ जेनोसाइड हुआ था, वो बच्चे अभी जिंदा होंगे। वो लोग अभी शेख हसीना कितने साल की है, तो शेख हसीना तो वो पूरा वो दौर देखा है ना। मोहम्मद यूनिस ने तो खुद वो दौर देखा है। मोहम्मद यूनिस अभी कितने साल का, 60-65 साल का, यानी कि 30-35 साल में तो वो उस समय तो बिल्कुल यंग रहा होगा। वो तो पूरा मूवमेंट देखा होगा कि उस समय क्या हुआ होगा। तो ये जो कौम अपना ये जेनोसाइड भूल सकती है, ये जेनोसाइड जब अपना इस तरह के जेनोसाइड को भूल के उसी इंसान से हाथ मिला सकती है अपने मतलब के लिए, तो ये कौम किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मेरा फंडामेंटल सीधा ये है। अब बांग्लादेश का आपको मैंने सिनेरियो समझा दिया कि बांग्लादेश किस तरीके से हमारे लिए सरदर्द है। ये सरदर्द हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी बन जाएगा आने वाले समय के लिए। आज भले ही वो ये कहे कि नहीं हम भाई हैं, हमारा ये है, हमारा एक कौमी नज़रिया है, हम एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं, हमारा ये, कोई दिक्कत नहीं है। वो पाकिस्तान का भी था बांग्लादेश के साथ, कोई दिक्कत नहीं था। अब आप यहाँ से आगे आइए, आने वाले भविष्य के लिए हम आगे जाते हैं। इस खित्ते में जो ये पूरा एरिया है एशिया का, जिसमें हम लोग रहते हैं, चाइना, भारत, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट, इन 57 मुल्कों के पास किस प्रकार की एक हमारे देश के पास इस तरह का कोई हमारे देश के पास तेल नहीं है, इस तरह से हमारे देश के पास कुछ नहीं है जो हम पैसा अंधाधुन कमा सके। जिस तरह से मिडिल ईस्ट के कंट्रियों के पास तेल है और वो अंधाधुन पैसा कमा सकती है और अपने आप को, जिस तरह से दुबई ने बदला, एमिरेट्स ने बदला, कुवैत ने बदला, तो हमारा देश अगर इस तरह के कोई हमारे पास होता तो हम भी आज बहुत आगे होते। लेकिन ये जो हम लोग उस क्षेत्र में आगे नहीं हुए, लेकिन हम लोग साइंस में आगे बढ़ गए, हमारे पास तकनीकी बदलाव है, हमारे पास एजुकेशंस के बदलाव है, हमारे धर्म के अंदर विचारधाराओं के बदलाव है। अब आप हिंदुज़म में देख लीजिए, यहाँ पर हर धर्म का एक अपना धर्म गुरु है।
उसकी विचारधारा हर इंसान को एक अलग रास्ते पे लेके जाती है। ओशो को मानने वाले लोगों की विचारधारा बिल्कुल ओपन माइंडेड है, पूरी दुनिया के लिए है। उसके बाद निरंकार जी हैं, एक निरंकार जी हैं, अलग विचारधारा है। फिर जैनिज़्म की एक अलग विचारधारा है, सिखिज़्म की एक विचारधारा है। लेकिन जब इन सब की विचारधारा, इन सब की पद्धतियों को खोज कर एक पॉइंट पर लाया जाए तो इनका एक जो मेन टॉपिक हो गया है वो एक है ईश्वर की खोज और राष्ट्र। इन सब से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये कभी भी अपने राष्ट्र के प्रति धोखा नहीं दे सकते हैं या गद्दारी नहीं कर सकते। एक आधा निकल जाता है, बहुत सारी फसलें अगर कहीं हो तो बीज एक आधा खराब होता है उसमें, और वो एक बीज बहुत भारी पड़ जाता है पूरे कुनबे के लिए। अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। मेरा जो दूसरा पॉइंट था वो था कि दुनिया के सामने हम पाकिस्तान को कैसे और डाइनिंग टेबल पे यानी कि बायलैटरल मीटिंग के लिए इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट क्या करना, हमको उसके ऊपर कैसे प्रेशर बनाना है, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हमें पहले डिस्कस करना चाहिए जो मैंने आपको बताया। वीज़ा, हेल्थ, एयर स्पेस, धर्म, डिजिटल वॉर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तालिबान, इन सब के जो मेन चीज़ें को हमको पॉइंट आउट करना चाहिए। पहले हमें इसको अपने देश के अंदर ही बैठ के इसके ऊपर एक अच्छा डिस्कशन करना चाहिए। हर धर्म के लोगों को लेना चाहिए, यहाँ पर हमें इस्लाम के मानने वालों को भी लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा उनको लेना चाहिए डिस्कशन में, क्योंकि उनकी राय इस समय हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए मायने रखने वाली है। क्योंकि आज ये पहला हमला हुआ है, अगर आज के बाद ये हमला होता है तो पूरा एक धर्म जो है वो गन की जो बंदूक, सॉरी ये समझ लो कि पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाएगी, चाकू की नोक पे आ जाएगी। सऊदी अरेबिया जो दुनिया के अंदर में एक सबसे पीसफुल कंट्री माना जाता है, जहाँ पर शरिया है और दुनिया के देश के लोग वहाँ आते हैं, उन्होंने अपने आप को इतना डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन उन्होंने अपने रूट्स नहीं देखे हैं, उनके अपने रूट्स नहीं भूले हैं, सॉरी, उनके जो अपने रूट्स है वो उनसे पे कामयाब है। वहाँ पे जो औरतों की पाबंदी है, उनकी नमाज की जो तरक्की है, वो जो उनके धर्म की मक्का मदीना की जो सब कुछ है वो सब कुछ बराबर चल रहा है। लेकिन वो दुनिया के हर एक मुस्लिम मुल्क से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एकदम उनकी सोच, उनकी तरक्की जहाँ हम अभी सोच नहीं पा रहे हैं वो लोग उससे भी आगे हैं। लोग वहाँ जाने के लिए तड़पते हैं, वहाँ जाने के लिए, वहाँ घूमने के लिए लोग सोचते हैं कि भाई वहाँ जाना था, इतनी तरक्की पसंद लोग वहाँ रहते हैं। अब भारत सरकार कैसे पाकिस्तान को एक बायलैटरल मीटिंग के लिए, देखिए उनसे हमसे बात नहीं करनी है, हमें पाकिस्तान से बिल्कुल भी इस चीज़ पे बात नहीं करनी कि भाई तुम यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठो। हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे पास अगर ऑप्शन है तो हमारे पास जो ये जल संधि का है हम इसको बिल्कुल बंद कर सकते हैं। क्योंकि हमारे 130 करोड़ लोगों की, ये 30 लोगों की जो डेथ हुई, हमारे 140 करोड़ लोगों की डेथ हुई, अगर इनके हक में हम लोग पानी बंद करते तो मुझे लगता है कि मैं इसके सपोर्ट में आता हूँ। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है कि हमारे पास क्या एविडेंस हैं ऐसे कि जो दुनिया के बड़े मुल्क हैं, जो देश हैं, क्या हम उनको ऐसे एविडेंस दे सकते हैं कि वो इस चीज़ को विश्वास करे कि देखो पाकिस्तान ये करता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान के जो ख्वाजा शरीफ है, ये एक फॉरेन मिनिस्टर है उनके, उन्होंने एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के अंदर में ये कबूल किया है कि हमने 30 से 40 सालों तक रशिया के ख़िलाफ़ अमेरिका के बोलने पे हमने टेररिज्म को सपोर्ट किया है, उनको ट्रेनिंग दी है। जब रशिया अफ़गानिस्तान में था तब हमने तहरीक तालिबान, लब्बैक, लश्कर तैयबा ये सब बनाया। और ये बात सच है कि लश्कर तैयबा का जो हाफिज़ सईद और ये जो है, ये सब पहले अफ़गानिस्तान में रशिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। फिर यूएस आ गया, तो ये लोग यूएस के ख़िलाफ़ भी लड़े। तो इसके हमें एकदम स्ट्रॉन्ग ये पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसके एविडेंस वहाँ पे जमा करने होंगे, यानी कि हमको दूसरे देशों को ये चीज़ें बतानी पड़ेगी, देखो ये इस तरीके से काम करता है। क्योंकि अगर हमने कल के दिन स्ट्राइक की तो पाकिस्तान कहेगा कि भाई देखो हिंदुस्तान का एक प्लेन आया था, एक कौवा मार के चला गया और हमने उनका एक अभिनंदन पकड़ लिया। आप इस चीज़ को समझिए, उनके देश में मरने वाले आतंकवादियों को या उनके देश में मरने वाले ये जो तहरीक तालिबान के जो लोग हैं, इनके मरने से आईएसआई को और पाकिस्तान की आर्मी को एक भी रुपये का फ़र्क नहीं पड़ता है। भले ये लोग उनको 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ के इनको धर्म के नाम पे रेडिकलाइज करके टेररिस्ट बनाते हैं, लेकिन इनके मरने से उनको 1 रुपये का भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके जीरो इमोशन है इन लोगों को लेके, क्योंकि उनके लिए ये प्यादे हैं, जैसे शतरंज के आगे जो प्यादे होते हैं वो ये हैं। भारत सरकार को इस चीज़ को भी पॉइंट ऑफ व्यू करना चाहिए कि हमें
अपनी आवाम को, यानी कि हमारे जो कश्मीरी भाई लोग हैं जो उस दिशा में चले जाते हैं, जो बॉर्डर से खिसक जाते फिसल जाते हैं, उनको ये बताना है कि भाई देखो ये भी पॉइंट होता है और तुम इस चीज़ से बचो। ठीक है। बुरहान वानी जैसा लड़का जो महाराष्ट्र के पुणे में इंजीनियरिंग जो पढ़ाई करता था, एक अच्छी खासी टॉपर, एक वेल एजुकेटेड इंसान जब बंदूक उठाने लग जाए तो आप समझ जाए कि उस यूथ को कितना रेडिकलाइज किया होगा, कितना बुरा उसका ब्रेन वॉश किया गया होगा। हम हर वक्त ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक APJ अब्दुल कलाम है, हामिद मीर है। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में सिर्फ 2 ही नाम रह गए हैं क्या? 60 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है भारत के अंदर मुस्लिम समाज की, और एक आदमी के कंधे पे ऊपर चलती है जिसका नाम है APJ अब्दुल कलाम। तो ये नहीं होना चाहिए। इसका विचार करने के लिए हमें भारत सरकार को एक इस तरह की एक पॉलिसी बनानी चाहिए, या इस तरह का एक मिशन करना चाहिए कि हम उन यूथ को एक मैसेज दें कि देखो क्या रास्ता सही है, क्या गलत है। जब हम अपने देश में इस चीज़ को करेंगे तो हमारे देश में बाहर का आदमी नहीं आ सकता, एंटर नहीं कर सकता। यानी कि जो लोकल सपोर्ट्स मिलते हैं उसको ख़त्म करने का एक ये तरीका हो सकता है, जिसको हम ये कहते हैं ज्ञान। अब आगे चलते हैं, वो है हम लोग बलूचिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं। बलूचिस्तान को तोड़ के एक अलग देश बना सकते हैं, जो कि पहले भी एक देश था। ठीक है, हम लोग बलूचिस्तान को एक अलग देश बना सकते हैं। सिंध, यानी कि सिंध जो है वो पाकिस्तान का भी एक हिस्सा है। पंजाबी लोग ज़्यादा रहते हैं, झूठे लोग होते हैं पंजाबी लोग, एक लोग वहाँ के डिपिकल्ट चूरन बेचते हैं वहाँ के लोग। मेजर गौरव आर्य सर की लाइन है कि वहाँ के लोग चूरन बेचने में माहिर होते हैं। तो उन लोगों को हम तोड़ के एकदम अलग कर सकते हैं। तो 3 हिस्से हो सकते हैं पाकिस्तान के बेहतर तरीके से। अगर 3 नहीं तो 2 तो बहुत ही बेहतर तरीके से हो सकते हैं। एक है बलूचिस्तान और एक है पाकिस्तान। बलूचिस्तान का जो हिस्सा है, बलूची लोग जो फ्रीडम फाइटर हैं, जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उस टाइम पे, अभी के टाइम पे, हमको उनको सबसे पहले अगर हम उनको सपोर्ट भी नहीं करें तो हमको पूरी दुनिया के सामने एक ये चीज़ रखनी चाहिए कि जिस तरह से पाकिस्तान ने 1960 में बांग्लादेश के लोगों के साथ जो दरिंदगी की, जिसकी वजह से बांग्लादेशियों ने अपना एक अलग बांग्लादेश मांगने की मांग की थी, वही चीज़ पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर कर रहा है। 70 सालों से बलूचिस्तान के अंदर में वो लोग रेलवे नहीं पहुंचा पाए, वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, शिक्षा नहीं है, बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। मतलब भारत इतना बड़ा देश है कि भारत के अंदर में भी अब हर गांव में लाइट पहुंच चुकी है, पानी पहुंच चुका है। लेकिन अगर पाकिस्तान का मैप आप भारत के कंपैरिजन में देखें तो मुझे लगता है कि एक उत्तर प्रदेश उससे बड़ा स्टेट है और वहाँ पर आज भी डेवलपमेंट्स नहीं है। तो भारत इस पॉइंट को उस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर सकता है, और अगर भारत इस चीज़ को पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखता है तो हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनेंगे, और हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले अगर इसको इतना प्रेशराइज करें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत हो जाएगी, और कंडीशंस हमारी ही होनी चाहिए। मेरा पहला थॉट ये है कि जब हम इसको डाइनिंग टेबल पर बिठाने की बात कर रहे हैं तो बिना खाना पिए खाए 1971 की जो वॉर का जो फोटो है जहाँ पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ साइन कर रहे हैं पेपर पे, वही डील अब दोबारा होनी चाहिए। और अब शिमला समझौता जैसा और POK कश्मीर जैसा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वो यूनाइटेड स्टेट का जो है वो किया है, उस तरह की कोई भी नई कंडीशंस या कोई भी इस तरह का कोई बेवकूफ़पना नहीं होना चाहिए कि मतलब हम थर्ड पार्टी को वो करें। हमारा मेन चीज़ होना चाहिए कि अगर बात करनी है तो दोनों देश मिलकर बात करें, हमें तीसरा बंदा बीच में नहीं चाहिए, क्योंकि तीसरा बंदा जब बीच में आ जाता है तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। अब फेस टू फेस बातें होनी चाहिए, 2 लोग सामने बैठने चाहिए और ये चीज़ें डील होनी चाहिए। इसमें जो मेरे 3 पॉइंट जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स में अगर मोटा मोटा अगर भारत सरकार विचार करे तो हम लोग पाकिस्तान को बहुत ही बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं। और पाकिस्तान भारत के अंदर में रिलीजन बेस के अलावा दूसरा कुछ इस तरह की कोई वॉरफेयर नहीं करना चाहेगा, कर भी नहीं पाएगा वो। उसका रीज़न ये है कि भारत के अंदर में पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की है, लोगों की सोच बहुत ज़्यादा अलग है। हर एक समाज का आदमी अपना बिजनेस खोलना चाहता है, इन्फ्लुएंसर है, वो यूट्यूबर बनना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, अपना घर घोड़ा गाड़ी शिक्षा एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहता है। तो वो भारत के जो लोग हैं उनको इजीली वो रेडिकलाइज करके इस रास्ते पे लेके जाने में कामयाब नहीं हो सकता है। कश्मीर में वो इसलिए कामयाब हो जाता है क्योंकि कश्मीर में सिर्फ अभी आज़ादी के बाद से ये जो 5-6 साल है, जब से आर्टिकल 370 हटा है, तब से जो डेवलपमेंट्स हुई है वो भारत के दूसरे स्टेट और हमारी सोच से सिर्फ कुछ ही 0% के बराबर है।
क्योंकि उस कश्मीर को कम से कम 20 साल लगेंगे अभी मेन स्ट्रीम में आने के लिए। हर एक कश्मीरी को हमारे मेन स्ट्रीम में आने के लिए 20 से 25 साल लगेंगे। जब तक कश्मीरी कश्मीर छोड़ के दूसरे स्टेट में नहीं जाएगा तब तक कश्मीरी नहीं बदल सकता। बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसके अंदर में जो पाकिस्तान की जो एक आईएसआई का जो एक प्लान था पहले से कि कश्मीरी बड़े अलग है, कश्मीरी ये है, कश्मीरी वो है। कश्मीरी खास नहीं है बिल्कुल भी, जैसे हम इंडियंस हैं वैसे ही कश्मीरी हैं। तो जब तक कश्मीरी अपने कश्मीर को छोड़ के हमारे बीच में नहीं आएगा, दूसरे स्टेट में घूमने नहीं जाएगा, अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करेगा, तब तक उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताया कि हम लोग कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। तो अब हमें ज़्यादा, मेरे पास वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन मैं सिर्फ अपने जो ये 2-4 देश की बात कर रहा था, इस पर हमें ऐसे करना चाहिए। और इसमें जो 2-3 देश थे हमको उनको कैसे टैकल करना चाहिए, भारत सरकार बहुत अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कि अजीत डोभाल और जयशंकर साहब से बेहतर डिप्लोमेसी मैंने आज तक नहीं देखी है। लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, हो सकता है इसके ऊपर डिस्कस हो सकता है और कुछ निर्णय निकाले जा सकते हैं, इनके ऊपर कोई पॉलिसीज़ बना के इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर पॉलिसी नहीं बनानी, इसको एज एक मिशन भी अगर हम बनाएं तो हम आने वाले भविष्य में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित भविष्य हम लोग अपना भारत का देख सकते हैं। वरना एक अटैक से हमारा देश किस तरह से बैकफुट पे आ गया है, लोगों की भावना किस तरह से इस तरह से भड़क गई है कि लोग, आपको भी आने वाले समय में हो सकता है कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया, अगर आज के टाइम पे मोदी जी इस तरह से कोई एक्शन नहीं लेते, हमारे भारत के लोगों को वो एक्शन नहीं दिखता है आपका, तो आने वाला जो टाइम है वहाँ पर आपकी सत्ता जा सकती है। ये भारत के लोगों के अंगूठे का और ये जो वोटिंग का जो कमाल है, ये आपको पता है कि अगर वो किसी को सर पे चढ़ाती है तो उतारना भी जानती है। आप ये चीज़ को बिल्कुल सब सोच के चलिएगा। तो अब मैं वेट करूँगा उस चीज़ का, जब मैं एक टेबल टॉक होगी और क्या हम लोग करेंगे। और मुझे निर्णायक एक तरह का रण चाहिए, एक ऐसा रण चाहिए, एक ऐसा युद्ध चाहिए कि जहाँ पर अगर भाला फेंका जाए तो भाला छाती फाड़ के बाहर निकलना चाहिए। ऐसा मैं कहीं ना कहीं एक वो चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरा जो मानना है कि युद्ध ऐसा होना चाहिए कि अगर एक ही तलवार से खिलजी कटा तो हाथी भी कट जाना चाहिए। और ऐसा युद्ध चाहता हूँ कि मतलब क्या बोलूँ आपको, सीधा सा बात है, युद्ध अगर आप महाभारत का, अगर आप इस युद्ध को लड़ना चाहते हो तो आपको महाभारत पढ़नी पड़ेगी, पूरी प्रॉपर से महाभारत की स्ट्रेटेजी पढ़नी पड़ेगी, चाणक्य को पढ़ना पड़ेगा, तो जाके आपको इस तरह की वॉर को सुलझाने में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो भारत है वो पूरा एक समझ लीजिए कि हम महाभारत ही लड़ रहे हैं। अभी हमें अपने ही लोगों से लड़ना है, अभी हमें महाभारत के हिसाब से अपने ही लोगों से लड़ना है अभी हमारे भारत। क्योंकि जो हमारे भारत के लोग हैं जो अब धर्म के नाम पे हम बढ़ चुके हैं, जो हमारी विचारधाराएं बिल्कुल अलग हो गई है, जो गंगा जमुना की जो एक बात करते हैं उसमें गंगा अलग हो गई, जमुना अलग हो गई, दोनों की सोच बिल्कुल अलग हो गई। हालांकि इसमें गंगा जमुना का जो सिनेरियो है वो किसने बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन विचारधारा ही बिल्कुल अलग हो गई है। हमें तो सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर ही विचार करना पड़ेगा, इस चीज़ से लड़ना है हमें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ये चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। और अगर मैंने कहीं कुछ गलत बोला है तो उसके लिए मुझे नहीं पता, आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं, मैं उस चीज़ को करेक्ट करूँगा आगे कि क्या कर सकते हैं, या क्या मेरी सोच ख़राब है, या मैं कुछ ज़्यादा इस चीज़ को इस तरीके से देख रहा हूँ। लेकिन एज एक ये सोचा जाए एक इंडियन सिटीज़न होने के नाते, और एक विचारधारा की अपन किस तरीके से अपने देश को सुरक्षित हाथों में रख सकते हैं। क्योंकि भविष्य में एक जनरेशन ख़त्म होती है, दूसरे जनरेशन को देश दिया जाता है, उसके बाद एक जनरेशन को दिया जाता है। हज़ारों सालों से हमारा देश यहीं है और लोग आते गए जाते गए हैं, लेकिन हमारे देश की माटी का अस्तित्व, हमारे राजा महाराजाओं का, हमारे श्री छत्रपति शिवाजी का बहाया खून, हमारे छावा के शरीर से रिका हुआ एक एक रक्त औरंगजेब ने जो बहाया, उसका जो अस्तित्व है हमको वो कायम रखना है आने वाले समय हज़ारों सालों तक। और हमारे
ठीक है, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा ये देश को लेके हम लोग थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि हर रोज़ हमारे सैनिक मरते हैं, हमारे भाई मरते हैं, हमारी माएँ विधवा हो जाती है, हमारी बहनें विधवा हो जाती है। तो उस चीज़ का गम जो है, ये जो 30 लोगों के साथ हुआ, 130 करोड़ लोगों के साथ, जो 140 करोड़ लोगों के साथ हुआ, वो भावनाएं थोड़ा बाहर निकल जाती है। सो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो देखें, सपोर्ट करें और कमेंट करें। जय हिंद।